बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 16 जनवरी 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों क्या आप भी बिहार के रहने वाले हैं और आपके पास 15 साल पुरानी गाड़ी है तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि नीतीश सरकार ने 15 साल पुरानी गाड़ी को बिना री रजिस्ट्रेशन के चलाने पर अवैध घोषित कर दिया। इसको लेकर के बिहार परिवहन विभाग के सचिव ने बिहार के सभी जिला परिवहन अधिकारियों को ऐसे गाड़ी पर पूरी तरीके से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि बिहार परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अब बिहार के सड़कों पर 15 साल पुराने चाहे सरकारी हो या फिर निजी कोई भी गाड़ी सड़क पर नहीं चलेंगे। वहीं पर सड़कों पर बिना रजिस्ट्रेशन के पाए जाने पर गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। जब बिहार परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा है कि पुरानी गाड़ी ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं और सुरक्षित परिचालन के मानकों को भी पूरा नहीं करते हैं, इसलिए ऐसे पुरानी गाड़ी को सड़क पर चलाना न सिर्फ पर्यावरण के लिए हानिकारक है बल्कि इससे सड़क दुर्घटना भी हो सकती है। आपको बता दूं कि बिहार में स्क्रैपिंग पॉलिसी भी लागू की गई है। इसके तहत पुरानी गाड़ी को नियमानुसार स्क्रैप कराने और फिर नए निजी गाड़ी खरीदने पर रजिस्ट्रेशन के समय टैक्स में छूट मिलेगी। दोस्तों बिहार में अचानक ठंड बढ़ गई है। गया, सारण, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, कोसी, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया मंडल प्रमंडल में कई इलाकों में सुबह धूप नहीं निकली है, जब ठंडी हवाओं ने तापमान में गिरावट ला दी है। मौसम विभाग के अनुसार ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आई है। अगले 2 से 3 दिन के अंदर एक और पश्चिमी विक्षोभ आएगा, इससे 3 से 4 डिग्री तक पारा गिर सकता है। जब पिछले 24 घंटे में पटना का तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 4 दिनों तक पश्चिम और फिर पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, बक्सर, रोहतास, भोजपुर, भभुआ, औरंगाबाद, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में घना कोहरा रहेगा। इधर कोहरे के कारण विमान सेवा भी प्रभावित हुई है। जब पटना एयरपोर्ट की रनवे पर 1.5 कम होने के कारण फ्लाइट लेट से लैंड कर रही है। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में अतिशाला का उद्घाटन किया है। जब इस मौके पर बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और फिर विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव सहित कई मंत्री मौजूद रहे। आपको बता दूं कि इस आकर्षक एवं खूबसूरत दिख रहे अतिशिला भवन में सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। जहां उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि इस अतिशाला का लाभ सभी विद्यालयों और फिर विधान परिषदों को मिलेगा। जो परेशानियां आती थी उनका भी निदान होगा। उन्होंने है कि विधानसभा के शताब्दी वर्ष पर आज के शुभ दिन से इसकी शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कर कमलों से शिलान्यास किया गया था। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। आरक्षण खत्म होगा तभी देश को आजादी मिलेगी, ये कहना मोहन भागवत का है। मोहन भागवत आरएसएस के नेता। जी हाँ, आरएसएस के सर्वे सर्वा का कहना है कि आरक्षण खत्म होगा तभी देश को आजादी मिलेगी। अब इनके बयान पर विवाद छिड़ गया। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने करारा जवाब दिया है इसका। आपको बता दें कि मोहन भागवत ने दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त करने की बात कही थी। साथ ही ये भी दावा किया था कि देश को असल स्वतंत्रता यानी कि असल आजादी 2024 में मिली है। तेजस्वी यादव ने इन दोनों बयानों को देश के स्वतंत्रता संग्राम का अपमान करार दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मोहन भागवत का बयान स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है, जिनका योगदान देश की आजादी में अनमोल था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि आरएसएस ने कभी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया और फिर ये संगठन अंग्रेजों का दलाल और मुखबिर था। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने मोहन भागवत से कई सवाल पूछे हैं जो कि सीधे तौर पर आरएसएस की नीतियों और फिर उनके कथनों पर गंभीर सवाल उठाते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि दलितों और पिछड़ों को असल आजादी कब मिलेगी? आरएसएस जैसे 100 साल पुराने संगठन में आज तक कोई दलित या फिर पिछड़ा प्रमुख क्यों नहीं बना? वहीं पर महिला प्रमुख आरएसएस में क्यों नहीं बनी? जातिगत जनगणना कब होगी? दलितों और फिर पिछड़ों का आरक्षण उनकी आबादी के अनुसार कब बढ़ेगा? ये सवाल तेजस्वी यादव ने मोहन भागवत पर दागा है। यहाँ तेजस्वी यादव ने कहा है कि मोहन भागवत को इन सवालों का जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये देश के बहुसंख्यक वर्ग से जुड़ा हुआ मामला है। उन्होंने ये भी कहा है कि आरएसएस को अपनी सोच और फिर नीतियों पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि देश आजादी के 70 साल बाद भी समाज में कमजोर वर्गों को समान अवसर नहीं दे पा रहा है।
दोस्तों बिहार के मुखिया के हाथ में अब पावर आने वाला है, क्योंकि अब बिहार के पंचायत भवन का जिम्मा बनाने का जिम्मा मुखिया के पास होगा। यानी कि अब मुखिया ही बिहार में पंचायत भवन बना सकेंगे। ये पावर मुखिया को अब नीतीश सरकार देने वाले हैं। जी आपको बता दूं कि नीतीश सरकार ने एक बार फिर से पंचायत सरकार भवन बनाने का अधिकार मुखियागण को देने का निर्णय लिया है। जब पहले भी मुखियागण को यह दायित्व था, लेकिन बीच में यह अधिकार स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को मिल गया। अब एक बार फिर से उन्हें अवसर दिया जा रहा है। आगे बचे हुए पंचायत सरकार भवन का निर्माण संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया ही कराएंगे। आपको बता दूं कि बिहार की सभी 8053 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण होना है। जब पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने बताया है कि अभी LEO को 2000 ग्राम पंचायतों के में निर्माण का दायित्व सौंपा गया है। 2165 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण भवन निर्माण विभाग द्वारा कराया जाना है। इसके अलावा पहले चरण में मुखियागण को 1435 ग्राम पंचायत निर्माण का दायित्व सौंपा गया था। इस तरह से अब बचे हुए 2453 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण मुखिया द्वारा कराया जाएगा। जब पंचायत सरकार भवन बहुउद्देशीय होता है, नए भवन का क्षेत्रफल लगभग 6600 वर्ग फीट होना है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कुल क्षेत्रफल 8924 वर्ग फीट निर्धारित किया गया है। यह उन पंचायत सरकार भवनों में बाढ़ राहत केंद्र के लिए 2 अतिरिक्त बड़े हॉल के निर्माण का भी प्रावधान है। यह इस तरह बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के पंचायत सरकार भवन में 2324 वर्ग फीट अधिक स्थान होगा। दोस्तों पटना से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस ने बिहार के मंत्री संतोष कुमार सिंह से 30 लाख रुपए की फिरौती मांगने के आरोप में 24 वर्षीय अजय यादव को गिरफ्तार किया। इसमें हैरानी की बात यह है कि ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि इस आरोपी ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर के मंत्री को अपनी मांगे मनवाने के लिए धमकाया था। आपको बता दूं कि इस आरोपी 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और जान से मार देने की धमकी देने के आरोपी संजय यादव को कोतवाली पुलिस ने ढूंढ निकाला। मिल रही जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के फुलपुर थाना अंतर्गत चित्रवाल मुंडरिया का रहने वाला है। आपको बता दूं कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान 24 वर्षीय संजय यादव है, जो कि एक बेरोजगार युवक बताया जा रहा है। अक्टूबर 2024 में उसकी नौकरी छूट गई, जिसके बाद वे लगभग 3 महीने पहले मुंबई से वापस अपने गाँव उत्तर प्रदेश लौटा था। इस बीच उसने सोशल मीडिया में लॉरेंस बिश्नोई के बारे में पढ़ा और रंगदारी की योजना बनाई, जिसके बाद पुलिस की जाँच में पता चला है कि संजय ने फोन करके अंडरवर्ल्ड डॉन लॉरेंस बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल करते हुए मंत्री से 30 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की थी। इसके साथ ही उसने धमकी भी दी थी कि रंगदारी नहीं देने पर मंत्री को 24 घंटे के अंदर परिणाम भुगतने होंगे। दोस्तों शिक्षा विभाग ने बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुल 1,90,000 शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया शुरू की गई है। ये एक बड़ी संख्या है और इस प्रक्रिया को सुचारू ढंग से चलाने के लिए शिक्षा विभाग ने कई अहम कदम उठाए हैं। आपको बता दें कि 10,470 विशेष शिक्षकों जो कि गंभीर बीमारी, दिव्यांगता, विधवा के आधार पर ट्रांसफर के लिए आवेदन दिए हैं, उनके तबादले की जिम्मेदारी अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने स्वयं ली है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ खुद इन शिक्षकों की मार्कशीट और फिर अन्य प्रमाण पत्रों की जांच करेंगे। इसके बाद बचे हुए 1,80,000 शिक्षकों के तबादले की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारियों यानी कि DEO को दी गई है। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के राजद के नेता और फिर विपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने आज जहानाबाद में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य पार्टी को हर स्तर पर मजबूत करना है। उन्होंने ये भी बताया है कि इस संवाद कार्यक्रम के माध्यम से पार्टी के कार्यकर्ताओं की समस्या और फिर सुझाव को सुन करके एक प्रभावी नीति तैयार करेंगे। तेजस्वी यादव ने बिहार में भ्रष्टाचार पर हमला करते हुए कहा कि बिहार अब भ्रष्टाचार की गंगोत्री बन गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा है कि 24 साल से मुख्यमंत्री बने रहने के बावजूद भी बिहार में विकास की कोई भी ठोस परिणाम नहीं दिखे हैं। जहां अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं और फिर मुख्यमंत्री इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। जहां BSc परीक्षा में पर्चा लिखे जाने की घटना और फिर पटना में छात्रों के अनशन के मामले पर भी उन्होंने अपनी नाराजगी जताई है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार में सरकार के बजाय अधिकारियों का राज है और मुख्यमंत्री पद यात्रा के दौरान भी वे मीडिया से बात नहीं करते हैं, बल्कि अधिकारी उन्हें खींच करके ले आते हैं। उन्होंने बिहार के वृद्धजनों के लिए पेंशन योजना को 1500 रुपए करने का वादा भी किया है।
दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के तीसरे चरण के कार्यक्रम का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। प्रगति यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत 16 जनवरी से होगी और फिर यानी कि आज से और 29 जनवरी को अंतिम दिन होगा। तीसरे चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9 जिलों में अपनी यात्रा करेंगे। 16 जनवरी को मुख्यमंत्री खगड़िया जाएंगे और फिर शाम को वापस पटना लौट आएंगे। 18 जनवरी को नीतीश कुमार बेगूसराय में रहेंगे और फिर शाम को वे वापस से पटना लौट आएंगे। 20 जनवरी को मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा सुपौल में होगी, जहां उनका यात्रा विश्राम मधेपुरा में रखा गया है। 21 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा किशनगंज में पहुंचेगी, जहां उनका रात्रि विश्राम मधेपुरा में ही रखा गया है। 22 जनवरी को सीएम नीतीश कुमार अररिया जाएंगे। इसके बाद 23 जनवरी को सीएम नीतीश कुमार सहरसा में जाएंगे या शाम को वे पटना लौट आएंगे। 27 जनवरी को सीएम नीतीश कुमार पूर्णिया जाएंगे। 28 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कटिहार जाएंगे। 29 जनवरी को वे मधेपुरा में तीसरे चरण की यात्रा का अंतिम दिन होगा। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार ने बिहार के भोजपुर, बक्सर, मधेपुरा, खगड़िया, समस्तीपुर और वैशाली जिलों में गंगा और कोसी नदियों पर 3 बड़े पीपा पुल बनाने के लिए 56 करोड़ 81 लाख से अधिक राशि मंजूरी की है, जिससे इन नदियों के दोनों ओर बसे सैकड़ों गाँव के लगभग 10 लाख लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी और नाव पर इसकी निर्भरता समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, बिहार में किसानों के बीच ड्रोन तकनीक का चलन बढ़ रहा है, जो कि कीटनाशकों के इस्तेमाल के लिए महत्वपूर्ण संभावना प्रदान करता है। ये नवाचार फसलों पर पौधों की सुरक्षा के लिए रसायनों और फिर उर्वरकों का सटीक छिड़काव करने की अनुमति देता है। केंद्र सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की है, जिनका लक्ष्य जीविका महिला समूह को 201 ड्रोन वितरित करना है। जब महिला स्वयं सहायता समूह को सहायता प्रदान करने वाली इस पहल के लिए 1261 करोड़ रुपए की आवंटन को मंजूरी दी गई है। कृषि भवन परिसर में आयोजित प्रदर्शनी में कृषि मंत्री ने ड्रोन तकनीक के लाभों पर प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत इस साल सभी 101 उप प्रखंडों में कृषि ड्रोन खरीदने पर 60% या फिर 3.65 लाख रुपए तक की सब्सिडी उपलब्ध है। इसके अलावा छिड़काव शुल्क का 50% या फिर 240 रुपए प्रति एकड़ तक अनुदान दिया जाएगा। बिहार में अब सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि सीधे चुनाव होगा। मकर संक्रांति पर तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा बयान दिया है। आपको बता दूं कि बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति के दिन राजनीतिक उथल पुथल ना हो, ऐसा असंभव है। बिहार में कल दिन भर राजनीतिक खिचड़ी पकती रही। मीसा भारती से लेकर के लालू प्रसाद यादव और फिर चिराग पासवान से लेकर के तेजस्वी यादव तक हर कोई कल अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहा। जब बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मकर संक्रांति पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में कोई भी बदलाव नहीं होगा, अब सीधे चुनाव होंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी ने कहा है कि मकर संक्रांति के बाद बिहार में कोई भी बदलाव नहीं होगा बल्कि सीधे चुनाव होगा। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा है कि क्या मकर संक्रांति के बाद कोई बदलाव होगा, इस पर उन्होंने कहा है कि ये बेकार की बात है, अनुमान लगाने का कोई मतलब नहीं है, कोई चाहे जो भी सोचे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब प्रत्यक्ष चुनाव होंगे और जनता का निर्णय सम्मान किया जाएगा। इस दौरान तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि आज बिहार में डीके टैक्स लगाया जा रहा है, जहां हम इन मामलों में को सबूतों के साथ प्रस्तुत करेंगे। वहीं पर पशुपति पारस के लालू प्रसाद यादव के आवास पर जाने को लेकर के उन्होंने कहा कि पशुपति पारस मकर संक्रांति का निमंत्रण लेकर के मेरे आवास पर आए थे। लालू प्रसाद यादव कल उनके रात्रि भोज में शामिल होंगे। दोस्तों, पारंपरिक रूप से अपनी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाने वाला बिहार तेजी से नवाचार और उद्यमिता के केंद्र के रूप में उभर रहा है। जब पिछले कुछ वर्षों में बिहार सरकार नवाचार को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचे में सुधार करने और फिर नवोदित उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पहल और फिर नीतियों के साथ स्टार्टअप इकोसिस्टम को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। इस प्रयास का केंद्र बिहार स्टार्टअप नीति 2022 है, जिसका उद्देश्य युवा उद्यमियों को अपने उद्यम शुरू करने और फिर बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करके राज्य की आर्थिक वृद्धि को गति देना है। ये कहना है CII बिहार राज्य परिषद के अध्यक्ष और फिर रुबन पाटलिपुत्र अस्पताल के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर सत्यजीत कुमार सिंह का। दोस्तों, बिहार के युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, क्योंकि बिहार में पहली बार स्किल यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। आपको बता दूं कि बिहार की नीतीश कुमार सरकार लगातार बिहार के युवाओं और फिर बाकी लोगों के विकास के लिए काम कर रही है। इसी के तहत बिहार में अब स्किल यूनिवर्सिटी स्थापना की जा रही है। इसको लेकर के श्रम संसाधन विभाग द्वारा तेजी से तैयारी की जा रही है। जब विभाग की तरफ से एक टीम स्किल यूनिवर्सिटी को लेकर के प्रस्ताव तैयार कर रही है। इस बार बिहार कैबिनेट की बैठक में स्किल यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। कैबिनेट ने मंजूरी मिलने के बाद बिहार में स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना का काम शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें छात्रों
छात्रों को कौशल विकास और फिर रोजगार से जुड़े कोर्स की पढ़ाई करवाई जाएगी। जानकारी के अनुसार बिहार में वोकेशनल कोर्स चला करवाने वाले कॉलेज और फिर संस्थाओं में पढ़ाई कराने वाले ट्रेनिंग लेने वाले विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन भी स्किल यूनिवर्सिटी से होगा। इस यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों को बैचलर ऑफ वोकेशन, मास्टर ऑफ वोकेशन, बैचलर ऑफ स्किल और मास्टर ऑफ स्किल कोर्स में पढ़ाई करने का ऑप्शन मिलेगा। वहीं पर यूनिवर्सिटी में कुलपति, रजिस्ट्रार, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, टेक्नीशियन, क्लर्क समेत 100 पदों पर नौकरी की भर्तियां मिलेगी। बिहार सरकार के मुख्य सचिव ने हाल ही में बिहार के श्रम संसाधन विभाग को स्किल यूनिवर्सिटी खोलने का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके बाद इस यूनिवर्सिटी की स्थापना से जुड़े हुए प्रस्ताव को तैयार करने का काम भी स्पीड पकड़ ली है। जानकारी के अनुसार फरवरी की शुरुआत में यूनिवर्सिटी की स्थापना प्रस्ताव को आखिरी रूप देकर के तैयार किया जाएगा। इसके बाद वित्त विभाग और फिर राज्य पद वर्ग समिति का अनुशंसा लेकर के प्रस्ताव को कैबिनेट में भेजा जाएगा। दोस्तों, बिहार पुलिस विभाग में चालक सिपाही के 4361 पदों पर बहाली होने वाली है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस मुख्यालय ने इन संदर्भ में संबंधित प्रस्ताव गृह विभाग को भेज दिया है। अनुमान है कि सरकार जल्द ही इन पदों पर भर्ती के लिए अधियाचना केंद्रीय चयन पर्षद यानी कि सिपाही भर्ती को भेजेगी, जिसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। बिहार पुलिस में चालक सिपाही के कुल 4361 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव है। इन पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं पास या फिर समकक्ष परीक्षा पास होना आवश्यक है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को छोटे छोटे वाहन चलाने का अनुभव भी होना चाहिए। जब पुलिस मुख्यालय ने यह सुनिश्चित किया है कि केवल योग्य और फिर अनुभव वाले उम्मीदवार ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। भर्ती प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। दोस्तों, बिहार के भागलपुर की एक महिला ने मशरूम की खेती करके न सिर्फ अपनी बल्कि अपने पूरे परिवार की किस्मत पलट दी है। एक वक्त ऐसा था जब महिला के पास माचिस खरीदने तक के पैसे नहीं थे। आज मशरूम की खेती करके महिला ने अपने बेटे को इंजीनियर बना दिया और हर महीने 60,000 से ज्यादा का मुनाफा कमा रही है। महिला का नाम है शीला देवी, जिन्हें बिहार में कृषि विभाग से सहयोग मिला है। आपको बता दूं कि अब शीला देवी 500 से ज्यादा महिलाओं को मशरूम उत्पादन की ट्रेनिंग भी दे रही है। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधक अभिकरण के परियोजना निदेशक प्रभात कुमार के सहयोग से उन्होंने मशरूम उत्पादन 5 साल पहले शुरू किया था। जब उस वक्त शीला देवी की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि एक वक्त के खाने के लिए भी सोचना पड़ता था। उनका पति मजदूरी करता था और फिर दोनों के 4 बच्चे हैं। ऐसे में शीला देवी ने मशरूम उत्पादन शुरू किया है। शीला देवी ने मशरूम उत्पादन के लिए शुरुआत में थोड़े पैसे जमा शुरू किए, या फिर मशरूम में कई प्रोडक्ट जैसे कि मशरूम, बड़ी मशरूम, अचार, मशरूम रसकदम तैयार करने लगी। शीला देवी का नाम मशरूम दीदी पर गया। फिर शीला को कहलगांव NTPC में हर क्वार्टर से मशरूम के ऑर्डर मिलने लगे और आज वह खुद 60,000 रुपए हर महीने कमा रही है और बाकी महिलाओं को भी प्रेरित कर रही है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में निष्कासित राजद नेता MLC सुनील सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज विस्तृत से सुनवाई करेगा। जहां सुनील सिंह के निष्कासन होने से खाली हुए पद पर होने वाले उपचुनाव के रिजल्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अंतिम रूप से रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुनिश्चित करें कि जब तक हम इस मामले को सुन ना ले तब तक परिणाम घोषित ना हो। सुनील सिंह की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं दी गई है, सदन में बोलने की अनुमति नहीं दी गई है। जहां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग पर एक नजर डालने की जरूरत है। विशेष अधिकार समिति को इसका पालन करना चाहिए था। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सामान्य तौर पर परिणाम की घोषणा 1 हफ्ते बाद होगी। दोस्तों, देश की एकता और फिर अखंडता के लिए जीवन न्यौछावर करने वाले वीर जवानों के सम्मान में हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 2025 में 77वां भारतीय सेना दिवस पूरे देश में भव्य तरीके से मनाया गया। इस दौरान सैन्य परेड और फिर कई प्रकार के समारोह आयोजित किए गए। आइए ऐसे में जानते हैं कि भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है और इसका क्या महत्व है। आपको बता दूं कि आधुनिक भारतीय सेना की शुरुआत 1 अप्रैल 1895 को हुई। उस वक्त इसे भारत को गुलाम बनाने वाली ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रेसिडेंसी आर्मी के रूप में खड़ा किया था, जिसे बाद में ब्रिटिश भारतीय सेना के नाम से जाना गया। यह आखिरकार लंबे संघर्ष के बाद देश के आजाद होने के बाद यह भारतीय सेना कही जाने लगी। लेकिन 15 जनवरी 1949 तक इसके कमांडर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी जनरल फ्रांसिस बुचर थे। आजादी के बाद 15 जनवरी 1949 को हमें पहले भारतीय सेना प्रमुख मिले, जिनका नाम फील्ड मार्शल KM
करियप्पा था, इसलिए 15 जनवरी को ही भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। अब सवाल है कि आखिर सेना दिवस पर क्या होता है। तो आपको बता दूं कि भारतीय सेना दिवस के अवसर पर देश भर में सभी सेना मुख्यालयों और फिर राष्ट्रीय राजधानियों में सैन्य परेड का आयोजन किया जाता है, जिसमें सैनिकों के अनुशासन, शौर्य और देशभक्ति का शानदार प्रदर्शन होता है। सेना दिवस के मुख्य समारोह का आयोजन दिल्ली के छावनी के करियप्पा परेड ग्राउंड में होता है। दोस्तों, बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि बिहार के किसानों को आधुनिक और फिर वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। नीतीश सरकार के इस ऐलान से किसानों की पुरानी पेंशन दूर हो जाएगी और कम मेहनत में अधिक काम हो जाएगा। दरअसल नीतीश सरकार खेती किसानी के उद्देश्य से खरीदे जाने वाले ड्रोन पर 60% राशि या फिर अधिकतम 3,65,000 रुपए तक का अनुदान दे रही है। चालू वित्तीय वर्ष में बिहार के सभी 101 अनुमंडलों में एक कृषि ड्रोन की खरीद का लक्ष्य है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत इसका निर्णय लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत निर्धारित छिड़काव शुल्क 50% अथवा प्रति ड्रोन अधिकतम 240 एकड़ छिड़काव पर सहायता अनुदान भी दिया जाना है। कृषि कार्य में ड्रोन की उपयोगिता से संबंधित प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए मंगलवार को कृषि मंत्री मंगल पांडे ने इसकी जानकारी दी है। जब कृषि भवन परिसर में आयोजित प्रदर्शनी में 6 जिला पटना, सिवान, सारण, भोजपुर, वैशाली, नालंदा के किसानों और फिर पटना जिला की जीविका दी। दोस्तों, बिहार में इस साल यानी कि 2025 में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है और फिर मकर संक्रांति पर कयास लगाया जा रहा था कि सियासी गलियारों में कोई भी खेला हो सकता है। वजह यह थी कि एक तरफ आरजेडी के नेता भाई वीरेंद्र ने खेला करने का दावा किया था, तो फिर दूसरी ओर खुद लालू प्रसाद यादव ने सीएम नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खोल दिया। अब सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। जब पलटी मारने जैसी भविष्यवाणी करने वाले पंडित को जदयू नेता नीरज कुमार खोज रहे हैं। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने अपना वीडियो बयान पोस्ट करते हुए कहा जा रहा था कि मकर संक्रांति के बाद खेला होगा। किस राजनीतिक ज्योतिष ने ये देखा है जो उनको ठंडा में ले जाकर के गंगा में डुबकी लगवाना चाहिए कि आपने गलत भविष्यवाणी कैसे कर दी है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने विपक्ष पर हमला बोला है। जय एनडीए की यात्रा को लेकर के उन्होंने कहा है कि आज बगहा और फिर बेतिया में मेला लगने की शुरुआत हो रही है। एनडीए घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से सामूहिक रूप से ये हो रहा है। अब बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और फिर राष्ट्रीय लोक मोर्चा की पहचान नहीं, अब एनडीए की पहचान रहेगी। आज एनडीए गठबंधन दौरे पर निकला है। दोस्तों, प्रधानमंत्री सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सरकार अब 2 नए प्लान लेकर के आई है, जिनके जरिए आपके घरों में मुफ्त में सोलर पैनल लगाए जा सकेंगे। इन 2 नए मॉडल्स का मकसद इस स्कीम के तहत मिलने वाली सब्सिडी को पुख्ता करना है। इसके अलावा लोगों को बिना किसी खर्च के अपने घरों पर सोलर पैनल लगाने का भी मौका मिल जाएगा, ताकि वे सस्ती और स्वच्छ बिजली का इस्तेमाल कर सके। जब भारत सरकार की न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर के नई गाइडलाइंस जारी की है। इसमें स्कीम के तहत छत पर सोलर सिस्टम लगाने के लिए 2 और पेमेंट के तरीकों को मंजूरी दी गई है। इस नए तरीके से ये सुनिश्चित होगा कि सोलर पैनल लगाने में पैसों की दिक्कत नहीं होगी। रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी और फिर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के सहयोग से ये प्रक्रिया आसानी से पूरी हो सकेगी। सरकार के एक बयान के अनुसार इस योजना के तहत 2 प्रमुख मॉडल दिए गए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी रेस्को मॉडल के तहत एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन आपके घर की छत पर सोलर पैनल लगाएगी। इसे लगाने के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है, जहाँ आपको सिर्फ उतनी बिजली का बिल देना होगा जितना आप सोलर पैनल से इस्तेमाल करेंगे। इस मॉडल में बिजली कंपनियां या फिर राज्य सरकार से नॉमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन आपके घर पर सोलर पैनल लगाएगी। इसमें भी आपको किसी तरीके का खर्च नहीं करना होगा और फिर आप सस्ती बिजली का फायदा उठा सकेंगे। इन दोनों मॉडलों के तहत सरकार ने पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म और फिर सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट का इंतजाम किया है, ताकि हर स्थिति में आपको सब्सिडी का फायदा मिल सके और फिर सोलर पैनल लगाने का तरीका सेफ हो। इसके अलावा इस योजना में 100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है, ताकि रेस्को और फिर उला मॉडल के तहत बिजली कंपनियों और फिर सर्विस कंपनियों के साथ मिलकर के छतों पर सोलर पैनल लगाने का काम बिना किसी रिस्क के पूरा किया जा सके। नई गाइडलाइंस के तहत अब आपको और भी ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे और फिर आप आसानी से अपने घर पर सोलर पैनल लगा सकते हैं। इस प्रक्रिया को नेशनल पोर्टल के जरिए और भी आसान और फिर ट्रांसपेरेंट बनाया गया है।
दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जापान के लोग इतने फिट और हेल्दी क्यों होते हैं? उन्हें ज्यादा बीमारी क्यों नहीं लगती है? वे ज्यादा दिनों तक क्यों जीते हैं? आज भी इस धरती पर सबसे ज्यादा दिनों तक जीने वाले लोगों में जापानी है, जबकि वही धरती सबके लिए है और फिर वही भोजन वहाँ भी मिलता है। तो फिर ये लोग इतना क्यों जीवित रहते हैं इतने दिन तक? जापानी लोगों पर कई रिसर्च हो चुकी है। नेचर जनरल के मुताबिक जापानी लोगों में हार्ट डिजीज और फिर कैंसर भी कम होता है। वहीं पर इन्फेक्शन वाली बीमारी भी सबसे कम जापानी लोगों को ही होती है। इसके कई कारण हैं। जापानी लोग सैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत कम खाते हैं। इसकी जगह वे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का सेवन ज्यादा करते हैं। या इसके साथ ही वे प्लांट फूड, सोयाबीन, बिना चीनी वाले पेय पदार्थ और फिर मछली का सेवन ज्यादा करते हैं। अगर इसकी आदतों को अपना लिया जाए तो फिर आप भी की तरह जिंदगी जी सकते हैं। हम आपको जापानी लोगों की 6 आदतें हैं जो आपको बताने वाले हैं, आप भी इसको अपना सकते हैं। नंबर 1, सब्जियों का सेवन ज्यादा। आपको बता दूं कि जापानी लोग हम लोगों की तरह चावल रोटी का सेवन ना के बराबर करते हैं। इनकी जगह ये लोग हरी सब्जियों का सेवन ज्यादा करते हैं। अगर आप भी अपने भोजन का आधा हिस्सा हरी पत्तेदार सब्जियों से भरे तो फिर इसका कमाल का असर होगा। वहीं पर दूसरा है रेगुलर एक्सरसाइज। जापानी लोगों के पास चाहे कितना भी काम हो, वे हर रोज टहलना, जॉगिंग करना या फिर रनिंग करना नहीं भूलते हैं। या किसी न किसी तरह उनकी फिजिकल एक्टिविटी होती ही रहती है। वहीं पर तीसरा है खाना बनाने का अलग तरीका। जापानी लोग हम लोगों की तरह खाना नहीं बनाते हैं। हम लोग खाने की पौष्टिकता को लगभग नष्ट कर देते हैं। जापानी लोग किसी भी फूड को कम से कम पकाते हैं। ये लोग खाना को आग पर फ्राई करने के बजाय भाप पर पकाते हैं, जब फॉर्मेट करने या फिर धीरे धीरे धीमे आंच पर खाना बनाते हैं, जिसके कारण किसी भी चीज की पौष्टिकता नष्ट नहीं होती है। वहीं पर चौथा है सूप का ज्यादा सेवन। हमारे देश में लिक्विड डाइट का बहुत कम सेवन किया जाता है। जापानी ज्यादा से ज्यादा चीजों का सूप बना करके पीता है। इन लोगों के कल्चर में खाना खाने से पहले 1 कटोरा सूप पीने का चलन है। मुख्य भोजन इनका बहुत कम होता है, इससे इनको ज्यादा भूख नहीं लगती है। पर 5वां है अलग तरह की चाय। जापानी लोग नियमित रूप से माचा चाय पीते हैं। इसके अलावा ये लोग ग्रीन टी भी पीते हैं, जब वहाँ पर हम लोगों की तरह दूध वाली चाय नहीं मिलती। वहीं पर 6ठा है मीट कम मछली ज्यादा। जापानी लोग मीट ना के बराबर खाते हैं, यानी कि चाहे किसी भी का मीट हो ना के बराबर खाते हैं। इसके बजाय ये लोग मछली ज्यादा खाते हैं। या मछली को भी ये लोग सब्जियों के साथ खाते हैं ताकि फाइबर भरपूर मिल सके। वहीं पर 7वां है फ्रेश फूड। जापान में पहले से तैयार फूड का ज्यादा चलन नहीं है। ये लोग ज्यादातर घर में तत्काल खाना बना करके खाते हैं, यानी कि उसी को बनाते हैं और खाते हैं। ये लोग शाम के लिए नहीं रखते हैं, दोपहर के लिए नहीं रखते हैं, या फिर दूसरे दिन के लिए नहीं रखते हैं। जी हाँ, यानी कि सुबह खाना हो तो सुबह बना के खाते हैं, दोपहर खाना हो तो दोपहर बना के खाते हैं, या फिर शाम को खाना हो तो शाम को बना कर खाते हैं। उसी समय बनाते हैं और उसी समय खा लेते हैं। जापानी लोग दिन भर ऐसे एक्टिव रहते हैं। तो ऐसे में अगर आप भी हेल्दी रहना चाहते हैं और ज्यादा दिन तक जीवित रहना चाहते हैं तो फिर आप इस टिप्स को जरूर अपना सकते हैं। दोस्तों, बिहार में अब आपको अपनी ज़मीन का नक्शा प्राप्त करने के लिए किसी भी कार्यालय जाने की ज़रूरत नहीं है। जब बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक नई सेवा की शुरुआत की है, जिसके तहत आप घर बैठे ऑनलाइन अपने ज़मीन का नक्शा मंगवा सकते हैं। विभाग ने इस सुविधा को डोर स्टेप डिलीवरी के रूप में पेश किया है, जिसके माध्यम से नक्शा आपके घर तक पहुँचाया जाएगा। बिहार सरकार की ये पहल नागरिकों के लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकती है। अब लोग अपनी ज़मीन का नक्शा घर बैठे ही मंगवा सकते हैं, जिससे समय और फिर श्रम दोनों की बचत होगी। सवाल है कि आवेदन कैसे करें? तो आपको बता दूं कि राजस्व विभाग की वेबसाइट पर जाएं। सबसे पहले आपको बिहार सरकार के राजस्व विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा और ये वेबसाइट है www.dlrs.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ रेवेन्यू मैप ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद होम पेज पर आपको डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ रेवेन्यू मैप का विकल्प मिलेगा। उस विकल्प को आपको चयन करना होगा। अब मांगी गई जानकारी को दर्ज कर दें। एक नया पुष्ट पेज खुलेगा जहां पर आपको अपने जिले, थाना और फिर मौजा आदि की जानकारी दर्ज करनी होगी। उसके बाद सभी जानकारी भरने के बाद सर्च मैप बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद एक टेबल खुलेगा जिसमें आपको नक्शे का चयन करना होगा। नक्शा जोड़ने के लिए चेक बॉक्स पर निशान लगाएं और फिर ऐड टू कार्ट बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद अब कार्ट पर जाएं, अपना नाम, पता और फिर मोबाइल नंबर दर्ज करें, फिर चेकआउट बटन पर क्लिक करें और फिर भुगतान करें। वहीं पर आपके द्वारा किए गए
आदेश के अनुसार कुछ ही दिनों में रास्टो नक्शा आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाएगा। अब सवाल है कि नक्शा मंगवाने के क्या फायदे हैं। तो आपको बता दूं कि घर बैठे आवेदन करने और फिर नक्शा मंगवाने की प्रक्रिया बहुत सरल है। तो आपको कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन आवेदन करने से समय की बचत होती है और फिर आप नक्शा प्राप्त करने में ज्यादा समय नहीं गंवाते हैं। वहीं पर नक्शा प्राप्त करने से जमीन की वास्तविक स्थिति और फिर अधिकार संबंधित जानकारी से को लेकर के कोई भी भ्रम नहीं रहता है। दोस्तों, मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने एक बड़ा दावा कर दिया है। वैसे तो आज अधिकतर लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मार्क जकरबर्ग के मुताबिक ये दौर जल्द ही खत्म होने वाला है। जब मार्क जकरबर्ग ने तकनीकी दुनिया में एक नई क्रांति का दावा कर दिया है। उनका मानना है कि पिछले 3 दशकों से हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा रहे स्मार्टफोन जल्द ही स्मार्ट ग्लास के आगे फीके पड़ सकते हैं। 30 वर्षों से स्मार्टफोन ने हमारी जिंदगी को बदल दिया है। ये साधारण संचार उपकरण से विकसित होकर के शक्तिशाली मिनी कंप्यूटर बन गए हैं। हालांकि अब कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि स्मार्टफोन का दबदबा खत्म होने की कगार पर है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है और उपभोक्ताओं की प्राथमिकताएं बदल रही है, स्मार्टफोन जैसे बड़े उपकरण पुराने पड़ सकते हैं। यह तकनीकी क्षेत्र के विशेषज्ञ स्मार्टफोन को बीते हुए कल की खोज मानने लगे हैं। मार्क जकरबर्ग के अनुसार स्मार्ट ग्लासेज फोन के बाद का अगला बड़ा प्लेटफॉर्म होंगे। ये ग्लासेज एक सहज और फिर सामाजिक रूप से जुड़े हुए कंप्यूटिंग अनुभव का वादा करते हैं। स्मार्टफोन के विपरीत स्मार्ट ग्लासेस बिना स्क्रीन के बाधा के रोजमर्रा के जीवन में पूरी तरीके से घुलने मिलने का अवसर देंगे। दोस्तों, बिहार के भोजपुर जिले में सर्दी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने कक्षा 8 तक के स्कूलों को 18 जनवरी तक बंद करने का निर्देश दिया है। ये कदम अत्यधिक ठंड के कारण विद्यार्थियों की सुरक्षा और फिर स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। भोजपुर जिलाधिकारी तनई सुल्तानिया ने मंगलवार को भारतीय प्रशासनिक सुरक्षा की धारा 163 के तहत एक आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि जिले में लगातार बढ़ती ठंड और फिर मौसम की स्थिति के कारण 18 जनवरी तक कक्षा 8 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों को स्थगित किया जाता है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति के अवसर पर दही चूड़ा भोज एक बार फिर से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इस बार ये भोज केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने आयोजित किया है और इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर के आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव तक को आमंत्रित किया गया। जब खास बात यह है कि इस भोज को लेकर के राजनीतिक गलियारों में नई समीकरण की सुबुगाहट तेज हो गई है। जब 15 जनवरी को पशुपति पारस के आवास पर आयोजित दही चूड़ा भोज में लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे। ये भोज इस बात का प्रतीक बनता जा रहा है कि बिहार की राजनीति में नया गठबंधन आकार ले सकता है। खास करके लालू यादव और फिर पशुपति पारस के बीच बढ़ती नजदीकी पर सबकी नजर है। इससे पहले 14 जनवरी को पशुपति पारस ने लालू प्रसाद यादव के आवास पर भी उपस्थिति दर्ज कराई थी, जहां पर तेज प्रताप यादव भी उनके साथ थे। इन घटनाओं ने बिहार की सियासी हलचलों को और तीव्र कर दिया है, क्योंकि मकर संक्रांति के समय प्रदेश में यानी कि बिहार में गठबंधन और फिर राजनीतिक समीकरणों की नई तस्वीर सामने आ सकती है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल हुए लगभग 1 साल होने को है। 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़कर के एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए थे, जहां उसी वक्त आरजेडी के से शिवहर के विधायक चेतन आनंद सहित 4 एमएलए ने आरजेडी का साथ छोड़ दिया था। ये सभी एनडीए के खेमे में चले आए थे। इसके बाद लगातार आरजेडी की ओर से इन विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की जा रही थी। इस बीच आरजेडी को झटका लगा है, क्योंकि चुनावी साल 2025 में चेतन आनंद को नीतीश कुमार ने बड़ा तोहफा दिया। नीतीश कुमार ने विधायक चेतन आनंद को मंत्री वाला आलीशान फ्लैट दिया है। इसका आज गृह प्रवेश भी हुआ है। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और फिर राज्यपाल सहित जेडीयू, बीजेपी एवं एनडीए के अन्य घटक दलों के बड़े नेता शामिल हुए। चेतन आनंद को गर्दनीबाग में मंत्रियों के लिए बनाए गए फ्लैट को नगर विकास एवं आवास विभाग ने आवंटित कर दिया है। दोस्तों, नीतीश सरकार नए बजट की तैयारी में जुट गई है। इसके दृष्टिगत श्रम संसाधन विभाग ने बिहार के युवाओं को कौशल विकास करने के साथ ही रोजगार भी उपलब्ध से संबंधित प्रस्ताव तैयार किया है। ये प्रस्ताव आगामी बजट का हिस्सा होगा और फिर नई योजना पर अगले वित्तीय वर्ष में अमल होगा। इसके लिए श्रम संसाधन विभाग की ओर से प्रस्ताव को स्वीकृति दी जा चुकी है। प्रस्ताव के अनुसार बिहार में 20 लाख युवाओं को बाजार आधारित मांग के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए सभी 38 जिलों में 8000 प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसमें सेक्टर स्किल काउंसिल की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। इसके लिए पहले ही बिहार कौशल विकास मिशन और फिर सेक्टर स्किल काउंसिल के बीच MOU हो चुका है। श्रम संसाधन विभाग का कहना है कि नई योजना के तहत बिहार में मेधावी युवाओं की प्रशिक्षण देने में गुणवत्ता से कोई भी समझौता नहीं होगा। यह तकनीकी पाठ्यक्रम से लेकर के योग्य शिक्षक भी उपलब्ध होंगे।